राक्षस खोज यात्रा फिर आ गई। इस बार हमारे हीरो सैन फ्रांसिस्को लौटेंगे, जिसे गॉडजिला ने तबाह कर दिया था। पिछले एपिसोड में केक और अन्य बर्फीले विशालकाय जानवर से बचकर एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, मोनार्क ने उन्हें अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। तारो बेहद गुस्सैल था, कैमरे पर चिल्ला रहा था कि मेरे पिता दाजी हैं, मोनार्क संगठन के संस्थापक। परंतु निगरानी करने वालों पर कोई असर नहीं हुआ। चेहरे की पहचान से वे सबकी जानकारी निकाल चुके थे। दाजी के बच्चे होने के सिवा केट और तारो में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन मैं कुछ अजीब थी। उसने अपनी पहचान बदली थी और टोक्यो छोड़ने से पहले अपने रहने के सारे निशान मिटा दिए थे। भले ही मोनार्क का डेटा कंप्यूटर खराब हो गया, टिम को यकीन था कि इतनी होशियार लड़की ने डेटा का बैकअप छिपा रखा होगा। उसने सहयोग का अनुरोध किया कि यदि मैं डेटा देती है तो मोनार्क उसकी हर जरूरत पूरी करेगा। शुरू में तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन काफी सोचने के बाद उसने चुपके से उसके दिए हुए कॉन्टैक्ट को रख लिया। टिम को लगा केट और भाई मोनार्क संगठन से हैं, उन्हें तंग न करें। वे सदस्यों के वंशज हैं, उनके पास काफी जानकारी है, उन्हें जाने देने से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। जल्द ही टिम टारो, शियाओमेई और केट को एयरपोर्ट ले आया और उनके लिए पासपोर्ट और फोन का इंतजाम भी किया। जाने से पहले टिम ने उन्हें चेतावनी दी कि वे घर लौट जाएं और राक्षस क्षेत्र की खोज न करें, क्योंकि वह मौत का रास्ता है। हालांकि उसकी बातें सिर्फ एक नाटक थीं। उसे पूरा विश्वास था कि वे बच्चे उसकी सलाह बिल्कुल नहीं मानेंगे, और वही हुआ। चेक इन करने से पहले टारो ने कहा, जब पापा जिंदा हैं, तो क्या हम टोक्यो लौटकर शांतिपूर्ण जीवन में लौटना चाहेंगे? केट भी यही सोच रही थी। पापा का सैन फ्रांसिस्को में भी एक ऑफिस है, शायद वहाँ हमें और अधिक सुराग मिल सकते हैं। शाओमेई नहीं जाना चाहती थी, पर बर्फीले पहाड़ पर केट ने उसकी जान बचाई थी, सो वह बेमन से मान गई। जल्द ही केट और दो अन्य सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पहुंचे, जहां एक भूमिगत अपार्टमेंट का विज्ञापन चल रहा था। गॉडजिला के सैन फ्रांसिस्को तबाह करने के बाद अधिकारी त्रासदी दोहराए जाने के डर से पुनर्निर्माण नहीं किया। एक छोटी वैन एयरपोर्ट गेट पर रुकी। केट की माँ की सहकर्मी उन्हें लेने आई थी। केट को थोड़ा गुस्सा आया और वह उनका उत्साह टाल न सकी और अपने साथी को अपने घर ले आई। गॉडजिला आपदा के बाद से ज्यादातर नागरिक अब भी अस्थायी शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे। विज्ञापन में भूमिगत अपार्टमेंट सिर्फ अति धनी ही खरीद सकते थे। पैसे कमाने के लिए सरकार ने आपदा स्थल को पर्यटक स्थल बना दिया था, पर सेना ने इसे बंद कर दिया और नागरिकों का आना रोक दिया। जब केट की मां ने अपने पति के अवैध संतान तारो को देखा तो उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था, पर उसने खुद को संभाला और उन्हें घर पर आने का न्योता दिया। कौन जानता था कि वह बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र में कीमती सामान ढूंढने वाली पेशेवर कबाड़ बीनने वाली थी। छोटा सा कमरा अव्यवस्थित हो गया था। तारो को शर्मिंदगी हुई। उसने जाने का बहाना ढूंढा। जब कोई नहीं था, केट की मां ने दिखावा छोड़ दिया। सालों के कम मिलने जुलने से उसे पहले से ही शक था कि पति का बाहर चक्कर है, इसलिए केट को टोक्यो भेजा था। एक तो उसका मन हल्का होता, दूसरा केट का मन भी बहल जाता, क्योंकि अपनी क्लास के बच्चों को मरते देख उसे ऑटिज्म हो गया था और वह कमरे में बंद रहती, बाहर नहीं निकलती थी। केट को सैन फ्रांसिस्को लौटने का मकसद याद आया। उसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र में पिता के कार्यालय जाना था और केट की मां का कबाड़ बीनने वाली होना अच्छा खबर था। परिचित गार्ड को घूंस देकर केट तीनों आपदाग्रस्त क्षेत्र में घुस गए। गोल्डन गेट ब्रिज का अधूरा खाका देखकर वे वहीं चुपचाप खड़े रह गए। मां ने समय पर याद दिलाया, सुबह 8 बजे तक लौटना होगा, वरना गार्ड और वो दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। केट ने वादा किया। फिर तारो और शाओमेई को सड़क के खंडहरों से आसानी से गुजारा। बिखरे हुए पत्थर गिर रहे थे। सेना ने बेवजह इस जगह को बंद नहीं किया था। केट ने सबको संभल कर रहने को कहा। पास का कार्यालय अभी भी कई ब्लॉक दूर था। कुछ ही देर में वे एक ढहे हुए स्कूल के पास पहुंचे और केट की अभिव्यक्ति भ्रमित हो गई। ये वही जगह थी जहां वह काम करता था। गॉडजिला के शहर पर हमले से एक दिन पहले केट अपनी सुखी जिंदगी में डूबा हुआ था। वह और उसकी प्रेमिका यहाँ आकर एक साथ रहने की योजना बना रहे थे, पर स्कूल पहुंचते ही उसने देखा छात्र पश्चिमी तट पर गॉडजिला के हमले का वीडियो देख रहे थे। केट ने ऑनलाइन अफवाहों पर भरोसा न करने को कहा, पर अगले ही पल शिक्षण निदेशक ने बताया कि स्कूल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। छात्र अंदाजा लगाने लगे कि क्या यह गॉडजिला का अगला निशाना होगा। पूरा शहर अफरा तफरी में था। केट की गर्लफ्रेंड को स्कूल में रुकना पड़ा, जबकि उसे हॉस्टल के छात्रों को सरकारी आश्रय स्थल तक ले जाना था। दोनों ने दुख से एक दूसरे को देखा। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात थी। तभी एक आवारा बिल्ली ने केट की यादें तोड़ दी। जब से यह जगह बंद हुई, यहाँ चूहे और आवारा बिल्लियां ही ज्यादा हैं। अचानक सामने से रोशनी चमकी। पता चला कि सेना के पहरेदारों को यहाँ कुछ गड़बड़ लगी है। तारो को लगा कि वे पकड़े जाने वाले हैं। उसने एक पत्थर को स्नैक बैग में लपेटकर फेंक दिया, जिससे आवारा बिल्लियां उधर खींची चली गईं। ये देख सैनिकों ने सतर्कता हटा ली और तुरंत अगली जगह गश्त करने के लिए मुड़ गए। केट ने सामने ऊंची इमारत देखी। पिता का दफ्तर अब दूर नहीं था। तारो ने केट का उदास मन देख जानबूझकर मजेदार हरकतें करना शुरू कर दिया और अपने पिता से जुड़ा एक मजाक सुनाया। केट के दिल से उदासी छोंट ही गई थी कि अगले ही पल उन्हें गश्त कर रहे सैनिकों ने देख लिया। केट को यह जगह पता थी। वह उन्हें लेकर मेट्रो स्टेशन में छिप गई, पर वे जल्द ही उनका पीछा करते आ गए। तीनों खंभे के पीछे कांप रहे थे।
काश अनुभवी पिशॉल यहाँ होता, पर वह अभी भी छोटी अंधेरी कोठरी में बंद था। क्योंकि वह बहुत कुछ जानता था, चतुर और साहसी था, मोनार्क उसे आसानी से नहीं छोड़ सकता था। प्रभारी रिले ने पहले मन की बात जानने का फैसला किया। शॉल तो दशकों से वृद्धाश्रम में शतरंज खेल रहा था, उसने अचानक वापसी करने का क्यों सोचा? उसके पास एक ठोस कारण था। दुनिया राक्षसों से अस्त व्यस्त थी और मोनार्क संगठन निष्क्रिय था, इसलिए उसने कुछ करने का फैसला किया। शॉल की नजर में मोनार्क संगठन पूरी तरह बदल गया है। मेट्रो में फंसे केट और दो लोग पकड़े जाने ही वाले थे कि कोने से निकले कुछ कबाड़ बीनने वालों ने सैनिकों का ध्यान भटका दिया। सबने मौका पाते ही मेट्रो स्टेशन में अंदर की ओर दौड़ लगा दी। हालांकि यह जगह बहुत ढह गई थी, पर मार्ग पूरी तरह बंद नहीं था। तीनों झुककर बचते बचाते मेट्रो स्टेशन से निकल गए और लक्ष्य इमारत ठीक सामने थी। वे सब छत पर चढ़ गए। केट ने चाबी निकाली और पिता का दफ्तर खोला। यहाँ की व्यवस्था टोक्यो जैसी ही है। तारों ने दीवार पर लगा नक्शा फाड़ा, पर अफसोस कोई तिजोरी नहीं थी। केट को रेखाएं जानी पहचानी लगी, तो उसने पिता द्वारा छोड़ी गई सामग्री निकाली, जिसके एक पन्ने पर बिना स्थान के बिंदु बने हुए थे। तारों की आंखें चमक उठीं। उसने ट्रेसिंग पेपर पर बिंदुओं की जगह को छेद कर खिड़की के शीशे पर लगा दिया। सूरज की रोशनी गोल छेद से नक्शे पर पड़ी, रेखाओं के मार्ग से मिली, जो सैन फ्रांसिस्को, अलास्का और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करते थे। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि पिता का अगला पड़ाव अफ्रीका ही होगा। केट और अन्य उत्साहित हो गए। अब काफी देर हो चुकी थी। वे तुरंत अपनी माँ से मिलने के लिए भागे। केट को अपनी माँ और सहकर्मी का रिश्ता असामान्य लगा और बाद वाले ने मान लिया कि वे पहले से ही गुप्त प्रेम में थे, पर ताइशी के कारण वे इसे स्वीकार नहीं कर पाए। केट ने सहमति में सिर हिलाया। उम्मीद थी कि माँ अपनी खुशी पाएगी। और दूसरी तरफ मई चुपके से एक सुनसान कोने में जाकर मोनार्क संगठन को फोन करती है। यह था मॉन्स्टर लेगेसी का 5वां एपिसोड। ये एपिसोड शायद कई लोगों को निराश करेगा। कोई नया टाइटन मॉन्स्टर नहीं दिखा। यह पूरी तरह से शांत संक्रमणकालीन कहानी थी। अंत में एमी की धोखेबाजी समझ में आती है। वह इस भंवर में फंसने के लिए मजबूर थी, इसलिए मोनार्क संगठन की मदद से इस अर्थहीन साहसिक कार्य को खत्म करना चाहती थी। यह तो तय है कि खुफिया जानकारी मिलते ही वह तुरंत उनका पीछा करेंगे। आशा है कि आगामी अफ्रीका यात्रा से आपको और भी रोमांचक सामग्री मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार।